नमस्कार सभी साथियों को रीमा इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म में, साथ ही इस हमारे लूसेंट समान ज्ञान की सीरीज के यूट्यूब के तीसरे डेमो क्लास में जैसा कि आपने देखा कि हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की है। यह हमारा है लूसेंट का महासंग्राम है ये हमारा, क्योंकि इस बार एमपीपीएससी 2025 के लिए हम बहुत बेहतर तैयारी करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि 2 क्लासेस हमने आपको यूट्यूब पे डेमो के तौर पर दे दी है। ये हमारी एक और क्लास आप लोगों के लिए रहेगी, है ना, क्योंकि अभी जल्द ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ऐप में आप लोगों से लाइव मुलाकात करें। जिन लोगों ने कोर्स को परचेस कर लिया उनके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार। जिन्होंने अभी हमारे कोर्स को परचेस नहीं किया है वो रेवा इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर में जाकर हमारे उस लूसेंट सामान्य ज्ञान के कोर्स को खरीदें। इसमें 72 दिनों की तैयारी रहेगी और 72 दिनों में आपको कंप्लीट लूसेंट की तैयारी कराई जाएगी, आपको पूरी लूसेंट याद कराई जाएगी और दिखाए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन जो एमपीपीएससी आपसे जानना चाहता है। तो चलिए, जहां तक के बारे में कल हमने बातें कर ली थी, आज उसके आगे बढ़ते हैं तीसरी क्लास में और बात करते हैं आज प्रागैतिहास काल के बारे में। तो देखिए, प्रागैतिहास काल क्या होता है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी इतिहास का ऐसा काल जब मनुष्य ने अपने किसी भी घटनाओं को हमें लिखित रूप में नहीं दिया, यानी हमारे पास किसी प्रकार के एविडेंस, किसी भी प्रकार के साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं थे। इतिहास के ऐसे काल को हम प्री हिस्टोरिक एज प्रागैतिहास काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव विकास का ऐसा काल जब हमारे पास लिखित सामग्री, लिखित ग्रंथ उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसे काल को हम इतिहास का नाम देंगे। फिर एक टर्म है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके। इसका मतलब है, कहना चाहता है कि आपसे कि लेखन कला तो आ गई थी लेकिन हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए। हमारे पास कुछ एविडेंस तो थे, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह की कुछ चीज़ें थी, लेकिन हमने उनको कंप्लीटली, उनकी लिपियों को हमने नहीं पढ़ पाया। फिर है ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होमो सेपियंस यानी जो मानव का वैज्ञानिक नाम है, तो आज से कितने वर्ष पहले यह हमारे धरती पर आ चुका था। तो ध्यान रखिएगा 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। फिर है आगे लिखा है कि पाषाण युग के मानव जो हैं उनकी जीविका का जो मुख्य आधार था वह था शिकार। यानी पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। बिल्कुल पत्थर से बने औजारों का जैसे देखा आपने कि आदिमानव प्रयोग करता था। किसी भी प्रकार के स्थायी निवास की आपको जानकारियां प्रारंभिक तौर पर नहीं देखी गई हैं, इसलिए इनकी जो जीविका का आधार था वह था शिकार। क्योंकि हमने आपको बताया कि खाद्य संग्रह के कारण पाषाण काल को खाद्य संग्राहक काल के भी नाम से जाना गया। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पुरा पाषाण काल में, और नोट कर लीजिएगा निम्न पुरा पाषाण काल में। और जबकि पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो पहिए का आविष्कार हुआ आपका नव पाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, यानी मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो पहली धातु थी वो कौन थी? तांबा। एक लाइन लूसेंट की अपने आप में बहुत अच्छे फैक्ट को समाहित करके रखी हुई है, क्योंकि अब देर नहीं करना है, क्योंकि अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब आपको करना ही पड़ेगा। 2025 का प्रीलिम्स आने वाला है, नोटिफिकेशन आने के पहले आप इस लूसेंट को बड़े अच्छे से तैयार कर डालिए। तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला जो प्रथम औजार था वो था कुल्हाड़ी, यानी प्रयोग में लाई जाने वाली पहली धातु तांबा, और जो उपकरण या प्रयोग में लाया गया था वह है कुल्हाड़ी। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? अतिरमपक्कम से। कहाँ से? अतिरमपक्कम। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ, यानी कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो नव पाषाण काल, यानी जो नियोलिथिक एज था वहाँ कृषि का आविष्कार हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। यानी जो हमें अन्न के बारे में जानकारी मिलती है, चावल वगैरह के बारे में, ये कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ आपको कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी? गेहूं एवं जौ थी। यानी कृषि के लिए जो पहली फसल थी वो कौन थी? गेहूं। और दूसरी फसल कौन थी? जौ। कभी कभी गेहूं चावल, गेहूं ज्वार, ऐसे करके आपके साथ ऑप्शन में आएगा, तो ध्यान रखिएगा गेहूं और जौ। फिर है पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण
कलाकृति की खोज हुई, यानी पल्लवरम जो जगह है वहाँ भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज सबसे पहले हुई। ये आपको याद करना है यहाँ से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हैं, यानी पत्थरों का एक टाइप है, स्फटिक प्रकार के पत्थर होते हैं। तो अधिकांश जो औजार हैं तो स्फटिक पत्थर के बने हैं। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगर आ गया कि मोहनजोदड़ो का क्या मतलब होता है तो ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा, यह हड़प्पा का एक स्थल है मोहनजोदड़ो। राखाल दास बनर्जी खोज करता रहेंगे, इसके आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जानकारी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, थोड़ा सा लूसेंट में आद्य इतिहास काल के बारे में बताया गया है और थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में आपको जानकारियाँ दी हुई हैं। अब जैसे देखिए आ गया डायरेक्ट यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी लूसेंट ने उन्हीं चीज़ों को समाहित किया है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर चीज़ों को तो लिख नहीं सकता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट यह पुस्तक है। तो आइए सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2350 ईसा पूर्व से 1750। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया गया है वो कब से 2350 ईसा पूर्व यानी 2350 BC से 1750 BC, लगभग 550-650 साल वर्ष की यह सभ्यता थी। बात करें कैसे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहिनी ने की थी। किसने खोज की? राय बहादुर दयाराम साहिनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की है। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे, यानी जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे वो मेडिटेरियन से संबंधित थे, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागरी थे, द्रविड़ से। ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तर में मांदा ये जिला अखनूर जम्मू कश्मीर और दक्षिण में पुरास्थल दैमाबाद पड़ता है। यानी क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे मैं बताऊं कि विस्तार है, तो आपको उत्तर में ध्यान रखना है। उत्तर में कहाँ तक? उत्तर में मांदा तक। ये मांदा कहाँ पड़ता है? ये मांदा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। पूर्व में बात करते हैं तो पूर्व में आपका क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में है आलमगीरपुर। और इधर आपका पश्चिम में है आपका सुतका गेंडोर बता रहा है, सुतका गेंडोर। ठीक, सुतका गेंडोर हो गया। और दक्षिण में आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी का प्रवाह है तो दैमाबाद। तो यानी इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को बताने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है कि कहाँ कहाँ इनका विस्तार था। फिर है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार थी? ग्रामीण न होकर यह एक नगरी सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। वो 6 कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आपका गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है। तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा साइट से है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? गुजरात से बहुत सारी बंदरगाहों की भी प्राप्त हुई है, जैसे लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन से थे? तो आप बताएंगे लोथल और सुरकोटदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। यानी जो ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य बताए गए हैं वो कहाँ से हैं? वो हैं आपके कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, यानी सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाएगा कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बताए, तो आप क्या बताएंगे कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार। आप बिल्कुल वीडियो को 1 से 2 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी, है ना। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी अपने लोशन को खोल लीजिए और लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए। और जैसे मैं वहाँ अंडरलाइन करा रहा हूँ आप भी वहाँ अंडरलाइन करिए, है ना। बढ़िया से एक ग्लिटर टाइप का पेन वगैरह आप रख सकते हैं और बढ़िया वहाँ अंडरलाइन करिए। और क्योंकि क्वेश्चन जब मैं टेस्ट पेपर दूंगा तो इन्हीं टॉपिकों से ही आपको पेपर में आएंगे, तो आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यानी ये स्नानागार जो है, स्नानागार के बारे में बताया गया है कि 11 मीटर संभवतः लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर के आसपास यह क्या था? गहरा था। तो आपको ये ध्यान कर लेना है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, यानी जो अग्निकुंड है, जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो लोथल और कालीबंगा से।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी उनको पशुपतिनाथ संभवतः कहा गया की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से ही ध्यान रखिएगा कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति यानी ब्रॉन्ज स्टेचू गर्ल प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मुहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। पूछा जाएगा कि हड़प्पा के मुहरों पर एक श्रृंगी, 2 श्रृंगी पशु का अंकन है। ध्यान रखिएगा कि एक श्रृंगी पशु का ही अंकन प्राप्त होता है। हड़प्पा के जो भी अंकन है, जो भी मुहर प्राप्त हुई हैं। मनके बनाने कारखाना लोथल एवं चंदहुदड़ो में है। मनके जो आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, है ना, मनका का मतलब है आभूषण जो गले वगैरह में पहने जाते थे। तो मनके बनाने की जो कारखाना है वो कहाँ है आपका, वो है लोथल एवं चंदहुदड़ो में। चंदहुदड़ो वही जगह है जहाँ से आपको लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, चंदहुदड़ो से लिपस्टिक के साक्ष्य भी आपको प्राप्त हुए हैं। फिर आगे लूसेंट में लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफी लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों प्रकार की लिपियों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। यानी आपको याद है ना कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है ना, कि जो बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी और जो दाएं से बाएं वो खरोष्ठी लिपि है। यानी दोनों लिपियों को क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो जो घर वगैरह बनाते थे यानी ग्रिड मेथड, एक जाल पद्धति बनाए थे। आगे बात करेंगे किस प्रकार से हैं। घरों के दरवाजा और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर कहाँ खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। यानी सीधे फ्रंट में खिड़कियां नहीं खुलती थी, वो कहाँ की ओर खुलती थी, पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। यानी यह आपका एकमात्र अपवाद है, वो कौन है, लोथल है। लोथल अपवाद ऐसा है कि लोथल का जो खिड़कियां या दरवाजे हैं वो कहाँ खुलते हैं, वो सामने की तरफ खुलते थे, जबकि अन्य खिड़कियां कहाँ खुलती थी, पीछे की तरफ खुलती थी। तो लोथल आपका अपवाद है। जिस प्रकार से सिंधु घाटी जो सभ्यता है तो जो इसके भवन वगैरह बनाए जाएंगे ये पश्चिमी और पूर्वी समूह में विभक्त होंगे, लेकिन चंदहुदड़ो जो होगा वो 3 भागों में विभक्त होगा। तो चंदहुदड़ो एकमात्र क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो कौन थी, गेहूं और जौ थी। ये आपको याद कर लेना है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यानी सैंधव घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण बताया जाता है। यानी लोथल से ही आपको धान की खेती वगैरह के, पैडी ऑफ कॉर्न वगैरह की चीज़ें बताई गई हैं कि जो धान या भूसी वगैरह है वो कहाँ से मिले हैं, आपको लोथल से मिले हैं। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। यानी सुरकोटदा से आपको घोड़े की हड्डियां वगैरह प्राप्त हुई हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप की इकाई थी वो किसके उसमें थी, 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया, 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। यानी सैंधव सभ्यता के लोग यातायात भी करते थे, है ना, तो उसके लिए वो क्या प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी वगैरह का प्रयोग करते थे। फिर है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है। यानी मेलुहा शब्द का तात्पर्य किससे है, मेलुहा शब्द का तात्पर्य है हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता से है। मेलुहा शब्द का तात्पर्य सिंधु घाटी की सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी संस्कृत का शासन बड़िक वर्गों के हाथ में था। यानी जो शासन सत्ता की बागडोर थी लिखा है वह कहाँ था, वह बड़िक वर्गों के हाथों में था। यानी जो व्यापारी वर्ग थे उनके हाथों में था। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पिग्गट ने कहा है। किसने कहा है, पिग्गट ने कहा है। ये आपको ध्यान रख लेना है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। यानी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो धरती को ही क्या मानते थे, वो देवी मानते थे और उसकी वो लोग क्या करते थे, उसकी वो लोग पूजा करते थे। तो यहाँ से आपको ये बन जाएगा कि उसकी वो लोग पूजा किया करते थे। आपको याद कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं क्योंकि लिखने में दिक्कतें हो रही हैं, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। अब चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है। तो उर्वरता देवी हो गई, पृथ्वी देवी हो गई अपनी।
फिर है कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। यानी शिव पूजा हो गई, वृक्ष पूजा हो गई। हालांकि जो मानव है, मानव के तीनों रूपों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में करते थे, चाहे वो मानव का पशु रूप हो, चाहे वो वृक्ष रूप हो, है ना, या चाहे वो मानव का ही रूप क्यों ना हो, है ना, क्योंकि वो बैल की भी पूजा करते थे, तुलसी वगैरह की पूजा किया करते थे, यानी तीनों रूपों की पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है ना, जो स्वास्तिक बनाया जाता है वो स्वास्तिक चिन्ह भी किस सभ्यता की देन है, वो स्वास्तिक चिन्ह भी आपका हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ध्यान रखिएगा, जो ये स्वास्तिक चिन्ह है ये भी हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, बताया गया है। आगे चलते हैं कि इस चिन्ह में सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी मंदिर के अवशेष तो नहीं मिले हैं लेकिन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। बहुत बड़ी बात है कि मंदिर के अवशेष ना मिलकर किसके अवशेष मिले हैं, मूर्तियों के। यानी आप देखिए, जब आप बहुत पहले याद करिए कि जब किसी गाँवों में मंदिर नहीं होती थी तो मूर्तियों की स्थापना ऐसे किसी चबूतरे में कर देते थे, है ना। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में दर्शाया गया है कि मंदिर तो नहीं मिले लेकिन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे मदर गॉडेज को ज्यादा मानते थे, मातृ देवी की जो पूजा किया करते थे। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, यानी पशुओं में कुंवर वाला सांड इनके लिए विशेष पूजनीय हुआ करता था। स्त्रियां मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक समाज था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक समाज ना होकर किस प्रकार का समाज है, यह है मातृसत्तात्मक समाज। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अभी आप सुनते जाइए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होती है तो मैं आपको इसको अलग अलग फॉर्म में बताऊंगा किस प्रकार से इसका राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन से किए हुए मिट्टी के बर्तन बनाते। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। किससे पूछा जाएगा, जिस प्रकार से वो पशुओं में ये आगे मिलेगा कि शेर से परिचित नहीं थे, उसी प्रकार से लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों के जलाने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए कि हड़प्पा में शवों को दफनाने की और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली हैं, यानी दो लोग साथ में मिले हैं, युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। सैंधव सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था, यानी बताया गया है कि सभ्यता का जो अंत हुआ उसका प्रमुख कारण क्या था, बाढ़ था। हालांकि मार्शल और मैके लोगों ने बताया है और आगे चलकर भी मैं बताऊंगा किस प्रकार परिस्थितिकी असंतुलन जो था तो वो भी बताया जा रहा है कि सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण रहा होगा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो ये थी सैंधव सभ्यता के बारे में बातें। अब आइए थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया उसका मैं क्यों रिवाइज करा देता हूँ। तो आपको सिर्फ सुनना है, क्या करना है, सुनना है। तो जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की तो सबसे पहले मैंने क्या बात की कि इस सभ्यता का जो विस्तार रहा होगा, है ना, लगभग अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो आप लोग नोट कर लीजिए कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली यह जो सभ्यता थी। तो इसका उत्तर में विस्तार कहाँ तक था, तो उत्तर में विस्तार था मांदा। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ये आपका यूपी का आलमगीर पड़ता है और आपका जो दक्षिण में है वो है दैमाबाद, है ना। सुबह से 3 से 4 क्लासेस ले चुका हूँ तो थोड़ी हो सकता है कि आवाज़ों में आपको दिक्कत समझ में आए, फिर भी मैं पूरे एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 क्लासेस अभी हमने ऐप में भी दी हैं, है ना। हमारे अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, MPPSC वगैरह के बैचेस भी हैं। हमारे पास रेवा इंस्टीट्यूट में भी फेमस जो हमारा कोर्स चल रहा है वो हमारा UGC नेट इंग्लिश का कोर्स चल रहा है। अगर UGC नेट इंग्लिश की तैयारी करने वाले कोई भी परीक्षार्थी हैं तो ज़रूर रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए और एक बार ट्रस्ट करके देखिए कि आप जब एक बार पेपर देंगे तो आपको लगभग 80% जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ही एकदम मिल जाएगा। गारंटी है इस बात की हमारी, क्योंकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे तो हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बस चीज़ें वही आती थी, हाँ थोड़ा बहुत शब्दों का उलट फेर होता है क्योंकि एज इट इज वही शब्द लिखा नहीं मिलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही आएगा। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट का खेल होता है और पूरा कॉन्सेप्चुअल हमारी क्लासेस वहाँ चलती हैं, तो आप उसको जरूर देखिए।
हम पश्चिम में बात करें तो सुत्का गंडोर, पश्चिम में हम क्या है सुत्का गंडोर। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो विस्तार था, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर इस सभ्यता का विस्तार था। अगर इस सभ्यता का हम राजनैतिक जीवन की बात करें, यानी राजनैतिक जीवन किस प्रकार होगा, तो मैंने बताया कि जो शासन सत्ता की वागडोर है वह बड़े वर्गों के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? बड़े वर्ग या व्यापारी वर्गों के हाथ में थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो वो है व्यापार, वह एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यापार सिर्फ न भारत में होकर बल्कि विदेशों में व्यापार होता था और 16 के अनुपात में प्रचलित था, है ना। 16 की गुर्जों में इसका कैलकुलेशन वगैरह होता था। तो ठीक है, इस प्रकार से राजनीतिक जीवन है, मैंने बताया। और समाज हमारा, अगर हम इसके समाज की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी का सभ्यता का जो समाज है वो कैसा है, वो है मातृसत्तात्मक। किस प्रकार है? यानी मातृसत्तात्मक समाज है, हमारी मातृसत्ता है, मदर गॉडेज है ना। समता मूलक समाज है, आदर्श समाज का प्रचलन है, शांति प्रिय समाज है, पांच से खेल का प्रचलन हो रहा है हमारे समाज में, शतरंज खेल है, पांच से का खेल है, यानी हर प्रकार के लोग, अलग अलग प्रजातियों के लोग एक साथ एक ही जगह पर सोचिए निवास कर रहे हैं। कितना शांति प्रिय समाज था। ठीक है, आर्थिक जीवन में आपको मैं बता ही दिया हूं कि व्यापार वगैरह होता था, है ना। कपास वगैरह भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपजाते थे, कपास की खेती करते थे। और कपास के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सिंडा शब्द का। किस शब्द का? सिंडा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता थी, मैंने आपको बताया, वो था इसकी नगर नियोजन प्रणाली। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी इसकी नगर नियोजन प्रणाली। और मैंने बताया कि नगरों को प्रायः दो भागों में विभाजित था, एक पश्चिमी समूह या पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी समूह या पूर्वी टीला। आप बताइए कि जो पूर्वी समूह है वो किस प्रकार के लोगों के रहने के लिए था, और जो पश्चिमी समूह है वो किस प्रकार के लिए रहने के लिए लोगों के लिए था। और फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि दुर्ग और किला में क्या अंतर होता है, दुर्ग और किला में क्या अंतर होता है। तो नगर नियोजन प्रणाली थी, मैंने बताया कि जो घरों के दरवाजे खिड़कियां थी वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, जबकि इसका एकमात्र अपवाद क्या है, वो लोथल है। एकमात्र अपवाद इसका लोथल है, आपको वो नोट डाउन करके रख लेना है। फिर और जो मोहनजोदड़ो वगैरह का स्नानागार है, मैंने बताया वो अन्नागार है, वो सबसे बड़ी इमारत है। स्नानागार के बारे में बता दिया हूँ कि लगभग 11 मीटर लंबाई है इसकी, 7 मीटर चौड़ाई और लगभग 2.25 इसकी क्या है, गहराई है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्योंकि रिवाइज हो गया थोड़ा सा। अब है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं उसके उत्खननकर्ता कौन है, वर्ष क्या है और उनकी स्थिति क्या है। तो जो पहली साइट है वो क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे है, पूछा जाएगा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। तो हड़प्पा है रावी नदी। तो रा से रावी नदी, तो रावी नदी के राइट साइड नहीं मित्रों, बाएं साइड, लेफ्ट साइड है हड़प्पा, रावी नदी के बाएं साइड। इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो इसके उत्खननकर्ता है राय बहादुर दयाराम साहनी। वर्ष है 1921 का और इसकी स्थित है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। कहाँ? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं साइड है और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता है राखाल दास बनर्जी। समय है 1922 और ये कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। कहाँ स्थिति? मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। चंदहुदड़ो है, चंदहुदड़ो भी सिंधु नदी किनारे है। गोपाल मजूमदार, है ना, यानी एनजी मजूमदार इसकी खोज करता है 1931 में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में यह स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी किनारे बीबी लाल इसकी खोज करता है 1953 में। कालीबंगा, है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा कि एक कलर है काली और एक कलर है आपका लाल। तो काली का कौन, बीबी लाल, कालीबंगा के बीबी लाल। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला पड़ता है। ठीक है, कोट दीजी की बात करें तो कोट दीजी सिंधु नदी किनारे है। फजल अहमद 1953 में इसकी खोज करता है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। रंगपुर रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो रंगनाथ राव, है ना। मादर नदी किनारे है या मदार नदी इसका नाम पड़ता है। तो रंगनाथ राव हैं, 1953-54 में खोज करता है। गुजरात का काठियावाड़ जिला है। रोपड़ खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से 1956, पंजाब का रोपड़ जिला ही है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। और आप ऐसे याद करिए कि लोथल का रंग अगर लाल है तो खोज करता है रंगनाथ राव। गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे यज्ञदत्त शर्मा, 1958, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। सुतका गंडोर दस्क नदी किनारे RN स्टाइन, 1927 एवं 1962, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे।
बनवाली की बात करें तो रंगोई नदी किनारे है, रविंद्र सिंह बिष्ट इसकी खोजकर्ता हैं, हरियाणा का हिसार जिला है। धौलावीरा की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट, यानी ध्यान रखिएगा कि बनवाली और धौलावीरा दोनों खोजकर्ता हो गए रविंद्र सिंह बिष्ट। और आपके जो रोपड़ हैं और जो आपका रोपड़ हो गया और जो आपका सुतका गेंडोर है, रोपड़ ये यहाँ लिखा है यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ के हो गए। और रोपड़ के एक और आलमगीरपुर के भी कौन है, यज्ञदत्त शर्मा, यानी रोपड़ और आपका आलमगीरपुर, इन दोनों को आपको याद कर लेना है। आर्यनस्टाइन है सुतका गेंडोर के। रंगपुर रंगनाथ राव, ठीक, कोट दीजी के फजल अहमद। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। फिर यहाँ ये एक चीज़, ये डाटा आपको जरूर याद कर लीजिए, सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होता था तो तांबा कहाँ से, खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है। बलूचिस्तान, ओमान, चांदी अफगानिस्तान और इराक में व्यापार था। सोना का हमारा कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद जो पत्थर होता है पहना जाता है, रत्न है गोमेद, तो गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। तो हमारा विदेशों में भी क्या चलता था, इस प्रकार से व्यापार चलता था। तो ये रही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी। और यहाँ से होता है लूसेंट में जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा है वो चीज़ें कंप्लीट। आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार सुनिए और बेहतर से बेहतर याद करने की कोशिश करिए। जहाँ समझ में ना आए तो बिल्कुल आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे आप डायरेक्ट बातें भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा मध्य प्रदेश के हर जरूरतमंद छात्रों तक ये हमारा वीडियो पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।